अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ एवीएन एवेंसियोन ग्रुप का स्टैंड लोन रिज़ल्ट, क्योंकि अब इसकी सब्सिडरी भी एक लिस्टेड हो चुकी है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि इसका सिंगल अकाउंट को अभी फ़िलहाल डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर इसका जो है ना व्यू मिलेगा। सबसे पहले तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये इक्विटी है जी 6 बिलियन की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बहुत माइनर हैं, करंट लायबिलिटीज़ 1.68 बिलियन की हैं, टोटल लायबिलिटीज़ बनती हैं जी 1.7 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, करंट एसेट्स हैं जी 3 बिलियन के, और स्टॉक क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही माइनर हैं, क्विक एसेट्स 2.9 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छी है जी, और करंट रेशो इसकी वो भी अच्छी है, मतलब रीज़नेबल है, एक 1.79। क्विक रेशो ऑब्वियसली क्योंकि स्टॉक ना होने के बराबर होता है तो क्विक रेशो भी इनकी अच्छी ही होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और लेकिन जैसा कि मैंने नेट सोल के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो शेयर की है उसमें एक पॉइंट रेज किया था, वो मैं यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। इनके भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, लेकिन सबसे अच्छे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हैं जी सिस्टम्स लिमिटेड के, देन है जी नेट सोल के। उनके पास बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड्स, अदर चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो इस वजह से उनका जो क्या उसको कहते हैं कि शरिया कंप्लाइंट होने का जो मार्जिन था वो बेहतर था, और उन्होंने शरिया कंप्लाइंट है। ये एवेंसियन को इन्होंने शरिया बोर्ड ने थोड़ा सा मार्जिन दे के जी आईटी सेक्टर है और इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है, इसका भी क्या उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स का भी और दूसरे 1-2 हेड्स का भी, तो उन्होंने मार्जिन दे के इसको ऐड किया हुआ है शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में। अदरवाइज मेनली जो शरिया कंप्लाइंट बनते हैं वो दो ही बनते हैं, सिस्टम्स लिमिटेड और नेट सोल। खैर रिजल्ट एनालिसिस करते हैं जी। इस क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू 25% डिक्रीज़ हुआ है, 1.2 बिलियन है, जबकि लास्ट ईयर 1.6 बिलियन था, तो 40 करोड़ रुपए का तकरीबन रेवेन्यू कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी बढ़ी है 1.6%, एडमिन कॉस्ट इनकी डबल हुई है 8.6% से, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनर से बढ़े हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ी है, रीज़नेबल हुई है, मतलब 5% बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी ऑलमोस्ट परसेंटेज के एतबार से देखें तो सेम है। टैक्सेस क्योंकि अभी रेवेन्यू कम हुआ है तो टैक्सेस में भी थोड़ा सा मार्जिन मिला है, कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो वो है जी 12.8%, जबकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 19.6% था, तो 6.8% इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर अभी आई है 0.61 की, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी जी 1.25, तो 51% अर्निंग पर शेयर कम हुई है। ओवरऑल 9 मंथ का रिजल्ट देखें तो 2.51 अर्निंग पर शेयर है, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड 9 मंथ में 2.92 था। ट्रेंड इसका अभी भी अप ट्रेंड ही है, लेकिन अभी इसमें एग्जॉस्शन आई थी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी करेक्शन आई थी, लेकिन उस तरह से नहीं बनी जो रूटीन में या रेगुलर होती है। और इसका स्टॉप लॉस रखते हुए 104 स्टॉप लॉस रखते हुए इसका टारगेट 125 से 135 के दरमियान हो सकता है इस दिसंबर या जनवरी तक का। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में इतना है कि रीज़नेबल बनता है। वैसे तो अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर शेयर को देखें तो इसका मैक्सिमम टारगेट 100 रुपये होना चाहिए, शेयर 100 रुपये का शेयर है, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्यूचर को भी देखा जाता है, उसकी फ्यूचर की ग्रोथ को भी प्रोजेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू को, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, प्लस प्लेयर्स की अपनी एक चाल होती है, मूव होती है, तो इस वजह से एक सेफ्टी मार्जिन रखते हुए बता रहा हूँ कि 125 से 135 का शेयर है। इससे ऊपर जब भी जाए तो आप अपना एक प्रॉपर इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के तो गेम कर सकते हैं जी। बाकी इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उस पर हम फर्दर भी थोड़ा सा एक इनके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जी। एक तो ये है जी कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनका जो ये तीसरे क्वार्टर का और दूसरे क्वार्टर का रेवेन्यू कम हुआ है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको सप्लाई आनी थी, जो कुछ मटेरियल इन्होंने डिमांड किया हुआ था टाइमली अपने ऑर्डर्स या कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को टाइमली
कमिटमेंट पूरी करने के लिए वो इनको बहुत लेट पहुंची हैं सप्लाई, मटेरियल सप्लाईज, जिस वजह से इनकी जो कस्टमर्स के साथ कमिटमेंट थी वो टाइमली पूरी नहीं हुई और रेवेन्यू इनका कम हुआ है। और अभी इनको ये सारा मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल या जो भी इनको दूसरी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो इनको पहुंच चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, इस वजह से अब इनको वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली ये जो तीसरा, अब ये 4th क्वार्टर है, इसका रिज़ल्ट मतलब काफ़ी बेहतर रहने का मार्जिन है और उस रिज़ल्ट की वजह से इनके फाइनेंशियल्स पे नेट देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है। 5 से 5.5 रुपये की अर्निंग दोबारा से एक्सपेक्टेड होगी। तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली ये 140 से 145 रुपये की जो टारगेट प्राइस है, शेयर प्राइस हो सकती है। तो बाकी इन्होंने जो अपने टारगेट रखे हैं, इनकी मैनेजमेंट कहती है अभी भी जो इन्होंने फाइनेंशियल टारगेट रखे हुए हैं इस ईयर के, वो पहले ये दूसरे 2 क्वार्टर जो है, दूसरा और तीसरा, इसमें पूरे नहीं भी हुए तो लास्ट क्वार्टर में वो सारी डिमांड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स, इनकी टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। खैर जी, ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, अपने हिसाब से वर्किंग करिए। तो ये मेरी एक अपनी एक एनालिसिस है और अपना ये फाइनेंशियल्स को लेके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और रिपोर्ट होती है, कुछ डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। बाय सेल करना और किस टारगेट पे क्या करना, ये आपने अपनी रिसर्च और मार्केट की सिचुएशन देखते हुए ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। अपना ख्याल रखिए जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर होते रहें। अभी भी आप अगर मेरा चैनल चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा।